नाजरीन, 2024 लोकसभा इलेक्शन में औरंगाबाद से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील इलेक्शन हार गए। उसी के बाद से पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात शुरू हो चुके थे। बगावत के आसार और बगावत के सुर बुलंद होने शुरू हो गए थे। इसी सिलसिले में हम एबीएन महाराष्ट्र पर इस तरह की खबरें कई मरतबा दिखा चुके हैं कि आपसी इत्तेहाद के लिए, आपसी और कौम और समाज के मफाद के लिए आपसी इख्तलाफात को छोड़ना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा जल्द से जल्द आपसी इख्तलाफात को मिल बैठ कर ख़त्म किया जाए। लेकिन पार्टी के आला कायदीन ने और पार्टी के नेताओं ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और आहिस्ता आहिस्ता एमआईएम में ये इख्तिलाफात दिन ब दिन बढ़ते गए और गुज़िश्ता दिन पार्टी ही के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ऐसे कई संगीन इल्ज़ामात आयद कर दी है, जिसके बाद सिर्फ औरंगाबाद और मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह की हलचल मच चुकी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े आवाम के अंदर एक तरह की बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है। अब इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, आज से 10 साल पहले यानी 2014 में औरंगाबाद के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तब्दीली के नारे के साथ हैदराबाद में गुज़िश्ता 60-65 सालों से सियासी पावर रखने वाली सियासी पार्टी एमआईएम ने कदम रखा। औरंगाबाद के मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स देते हुए इन्हें अपनी सियासी ताकत दिखाने का मशवरा दिया और औरंगाबाद के मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया, मजलिस को कामयाबी दिलवाई। इसके बाद असेंबली इलेक्शन के बाद कारपोरेशन इलेक्शन हुए, इसमें भी औरंगाबाद के मुसलमानों ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और 26 कारपोरेटर मजलिस के मुंतखब हो गए। इनमें कई ऐसे चेहरे भी मुंतखब हो गए जो कि अगर मजलिस के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ते और किसी और पार्टी से लड़ते तो शायद इन्हें अपने घर के पूरे वोट भी नहीं मिल पाते। और आइंदा भी अगर ये लोग मजलिस के अलावा किसी और पार्टी से दोबारा इलेक्शन में यानी दोबारा इंतखाबी मैदान में उतरेंगे तो ये बात तो तय है कि इन्हें सिवाय अपने वोटों के और कोई वोट नहीं मिल सकते। यानी कुल मिलाकर औरंगाबाद के अवाम ने उम्मीदवारों की नहीं बल्कि पार्टी पर भरोसा करते हुए 26 नुमाइंदों को कारपोरेशन पहुंचाया था। इसके बाद 2019 में लोकसभा में भी मजलिस ने अपना दबदबा बरकरार रखा और मजलिस का एमपी मुंतखब हो गया। लेकिन 2024 में लोकसभा इलेक्शन में साबिक एमपी और रियासती मजलिस के सदर इम्तियाज जलील को शिकस्त हुई और तभी से मजलिस में अंदरूनी इख्तिलाफात के सुर बुलंद होने शुरू हो चुके थे। लोकसभा के नतीजों के दूसरे ही दिन एबीएन महाराष्ट्र ने इस खबर का खुलासा करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि मजलिस में अंदरूनी इख्तिलाफात उरूज पर है और किसी भी वक्त मजलिस में बड़ी बगावत हो सकती है। लिहाजा इस जानिब पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कायदीन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इस खबर को मुहिब्बान मजलिस ने दूसरे नज़रिए से देखा और मुहिब्बान मजलिस ने खबर को देखने के बाद गोया कमेंट वार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कमेंट करने वाले लोग वक्ती सियासत पर खुश हुए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये मामूली इख्तिलाफात और किसी बड़ी बगावत को दावत दे सकता है। खैर, वक्त गुजरता गया और दिन ब दिन मजलिस में आपसी इख्तिलाफात बढ़ता ही चला गया और देखते देखते अब 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है। इसके बाद पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने 5 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी और यहीं से महाराष्ट्र एमआईएम में भगदड़ मचना शुरू हो गई। दरअसल एक तरफ मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर फैयाज खान को टिकट देने के लिए पार्टी की सदारत से दस्तबरदार होने का दबाव बनाया गया। इसके बाद तो फैयाज खान ने सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि पार्टी को ही खुदा हाफिज कह दिया। फैयाज खान की नाराज़गी थी कि जब मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी की सदारत छोड़ने की शर्त रखी गई तो फिर वो रईस लश्करी जो पार्टी की सदारती ओहदे पर अभी कुछ दिनों पहले ही विराजमान हुए हैं, उन्हें पार्टी की सदारत के साथ साथ उम्मीदवारी किस तरह दी गई। इसी तरह उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब पार्टी की सदारत पर रहते हुए टिकट नहीं मांग सकते तो फिर खुद इम्तियाज जलील रियासती सदर होने के बावजूद बार बार इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। इस तरह के सवालात मजलिस में अंदरूनी तौर पर चलते रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिन एमआईएम के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने एक प्रोग्राम के दौरान इन्हें टिकट के ताल्लुक से गोलमोल जवाब देने और अभी तक अंधेरे में रखने की वजह से आज अपनी ही पार्टी और खुद अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो असद अवैसी के साथ साथ साबिक एमपी और पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील पर भी कई बड़े इल्ज़ामात
लगा दी है। कादरी ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 10 सालों से पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं पार्टी का रियासती कारगुजार सदर हूं, लेकिन इसके अलावा सारे फैसले इम्तियाज़ जलीली लेंगे तो फिर हमारा काम क्या है। उन्होंने कल एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया के सामने ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एमपी मुंतखब होने के बाद मैंने ही पार्टी सुप्रीमो यानी असद अवैसी से ये कहा था कि अपना आदमी एमपी मुंतखब हो चुका है, इसमें फेंकने की और बात करने की सलाहियत भी अच्छी है, लिहाजा इन्हें पार्टी का रियासती सदर बना दिया जाए। और मेरे कहने पर ही असद अवैसी ने इन्हें पार्टी की सदारत दी, लेकिन अब यही लोग मुझे पार्टी से निकालने की साजिश कर रहे हैं। मेरे वो साथी जो मेरे खाने से खाना काम करते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अगर ये फैसला इम्तियाज जलील करता है तो हमने क्या करना फिर? और असद साहब भी उनकी बात सुन के करते होंगे तो कोई ठीक बात नहीं है। भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, जहां जहां फसादात के वक्त में गया, ये मोहतरम इम्तियाज जलील हमारा तो उठाते नहीं। नाजरीन, इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि मशरिकी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार अतुल सावे को कामयाब करने के लिए मुझे टिकट न देते हुए किसी कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट देने की साजिश हो रही है। इसी तरह उन्होंने पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने 10 सालों तक पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत की, इसके बावजूद गुज़िश्ता 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया, दारुस्सलाम पहुंचा, साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा, मैंने असद अवैसी साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम जरूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना है। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पूछा है कब तक है आप? मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई उसके लिए मैं आया हूं, तो शाम के मुशायरे में आप आ जाएंगे। ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो है, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया, मैं सोचते रहा, मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिक की डिक्लेयर करूंगा, बताऊंगा। मेरे समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदाग हूं, जेब से पैसे खर्चता हूं, मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम मिलत के लगाए हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहां पहुंचा, बड़ा मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई, मैं मुशायरे में नहीं गया। सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया और दिन भर सोचते रहा। फिर मैंने सोचा एक खत तहरीरी शक्ल में अपन बैरिस्टर असद अवैसी साहब को देना चाहिए। वो खत मैंने 23 तारीख को भेजा, उनको 5 बजे मिला। वो खत की कॉपी आपको दे देता हूं, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में अखबार में भी छाप दूंगा। यानी टिकट के मामले पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद पहुंचा और पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी से मुलाकात के लिए 5 मिनट का वक्त मांगा, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मुझे 5 मिनट भी देने से इनकार कर दिया गया। डॉक्टर कादरी ने कहा कि इसके बाद मैंने एक खत 23 सितंबर को असद अवैसी को रवाना किया और उनसे एक दिन में इस खत का जवाब देने की दरख्वास्त की, लेकिन आज 9 अक्टूबर है और अब तक इस खत का कोई जवाब नहीं आया, जिसका साफ मतलब यही है कि कोई बड़ी साजिश जरूर हो रही है। नाज़रीन, डॉक्टर कादरी ने इसके अलावा भी पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं पर कई सनसनीखेज इल्ज़ामात लगाए हैं और इंतबाह दिया है कि मशरिक़ी हल्के से इन्हें टिकट दिया जाए, वरना पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। खैर, हम पहले ही कह चुके हैं कि सियासत के मैदान में सब के सब नंगे हैं, सब एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जबकि हकीकत तो यही है कि ताली एक हाथ से
कभी नहीं बचती, क्योंकि चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, इस पार्टी में तमाम ही छोटे बड़े नेताओं के पास एक दूसरे की गुंडियां अटकी हुई है, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कौम और समाज को हो रहा है। ऐसे चर्चे शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को इत्तेहाद का सबक पढ़ाने वाली मजलिस खुद इंतशार का शिकार हो रही है। नाजरीन, इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इत्तेहाद का नारा दिया गया और मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया, लेकिन सवाल यह है कि इत्तेहाद का नारा देने वाले खुद इंतशार को दावत क्यों दे रहे हैं, इंतशार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने मफाद की खातिर एक दूसरों को गालियां देने के लिए भी मैदान में उतर चुके हैं। तो इसमें आवाम का क्या जुर्म है? कुल मिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब इंतशार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह आवाम नहीं बल्कि खुद पार्टी के नेता है, जो अपने अंदरूनी मामलात को अंदरूनी तौर पर हल नहीं कर पाए हैं और ये इख्तिलाफात अब सड़क पर आ चुके हैं। अब आवाम के सामने ये सारे इख्तिलाफात खुल चुके हैं। एक दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो चुका है। असेंबली इलेक्शन की तारीखों का नाजरीन किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। इससे पहले पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बगावत के सुर बुलंद होने शुरू हो चुके हैं और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है और इसके जिम्मेदार खुद पार्टी के कायदीन ही माने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पार्टी और पार्टी के कायदीन इस बगावत को रोकने में कामयाब होते हैं या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन की तस्वीर पेश करती है। नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।